शुरू करते हैं अरिथमेटिक सीरीज का अगला क्लास, जिसमें हम लोग समरी का सेकंड पार्ट करेंगे। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की समरी मैंने जानबूझ के बहुत डिटेल और विस्तृत और गहरी रखी है, ताकि इसे आप ब्रिजिंग कोर्स के रूप में भी ले सकें। विशेष रूप से वो बच्चे जो कक्षा 11 में मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ट्रांजिशन को थोड़ा स्मूथ करने के काम आएंगी ये एक्स्ट्रा कक्षाएं, जिनमें समरी, उसके क्वेश्चंस किए जाते हैं और कुछ गहरी एनालिसिस और थॉट प्रोसेस को झकझोरने वाले प्रश्न दिए जाते हैं। तो देखते हैं समरी पार्ट 2। पिछले क्लास में एक थोड़ी सी गलती हो गई थी कि वो जो पोटैटो वाला सवाल था, उसकी सीरीज़ बननी चाहिए थी 5 + 8 + 11 + 14। तो शायद मैंने 8 से शुरुआत कर दी थी। एक्चुअली फर्स्ट पोटैटो की डिस्टेंस 5 थी, फिर 3-3 बढ़ती जाएगी, तो वो कॉरिजेंडम है, मैंने लिख दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो सीरीज़ बनेगी 5 + 8 + 11 + 14 एट्सेट्रा अप टू 10 टर्म्स। फिर इसका डबल करके हम टोटल जो डिस्टेंस ट्रैवल की है धावक ने, वो ज्ञात कर सकते हैं। ओके, इस क्लास पे आते हैं। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन देख लिया जाए। फॉर एन एपी कंसिस्टिंग ऑफ इंटीजर्स ओनली, द डिफरेंस ऑफ एनी टू टर्म्स इज ए इंडिपेंडेंट ऑफ ए। फर्स्ट पार्ट। पार्ट 2, डिविजिबल बाई डी। ऐसी कोई एपी हो जिसके सारे टर्म्स केवल इंटीजर हों, कोई भी डेसिमल नंबर्स ना हो या फ्रैक्शनल ना हो, तो उसके किसी भी दो टर्म्स को रैंडमली चूज करके यदि आप उनका डिफरेंस लेंगे, तो क्या वो डिफरेंस ए पे डिपेंड नहीं करेगा, ए मीन्स इनिशियल टर्म, और क्या वो डिफरेंस हमेशा ही कॉमन डिफरेंस से या डी से डिविजिबल होगा। ये ट्रू है या फॉल्स है, विद एनालिसिस इसको ट्राई आउट करें। अगला क्वेश्चन है, टर्म बाय टर्म एडिशन और डिफरेंस ऑफ टू एपीज इज ऑल्सो एन एपी। दो एपीज लें, उनको टर्म बाय टर्म जोड़ें, मतलब पहले टर्म में पहला जोड़ें, दूसरे में दूसरा जोड़ें, तीसरे में तीसरा जोड़ें। तो देखते हैं कि जो तीसरी एपी निकल के आएगी, जो एडिशन के बाद आपको नई एपी प्राप्त होगी, क्या जो नई सीरीज प्राप्त होगी, क्या वो भी एपी होती है। टर्म बाय टर्म एडिशन और डिफरेंस भी कर सकते हैं, ऑफ टू एपीज इज ऑल्सो एन एपी। ट्रू फॉल्स है, इसको भी अटेम्प्ट करें और प्रूव करने की या डिस्प्रूव करने की कोशिश करें। एक्सरसाइज 5.4, विच टर्म ऑफ एपी 121, 117, 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ध्यान दें, ये एपी है जिसका पहला टर्म है 121 और कॉमन डिफरेंस है -d, विच इज अ डिक्रीजिंग एपी, क्योंकि इसके टर्म्स घटते जा रहे हैं। और अब गौर करें कि यदि कोई एपी डिक्रीजिंग है और इन्फिनिटली डिक्रीजिंग एपी है, देन इट मस्ट कंटेन इन्फिनिटली मेनी नेगेटिव टर्म्स। हाउएवर इट मे और मे नॉट कंटेन जीरो। इस तरह की कोई एपी है जो किसी पॉजिटिव नंबर से शुरू हो रही है लेकिन डिक्रीजिंग एपी है, तो निश्चित रूप से एक सर्टेन फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के बाद इसके सभी टर्म्स नेगेटिव होने लग जाएंगे, तो कोई ना कोई टर्म उसका पहला नेगेटिव टर्म भी होगा। अब हो सकता है उस एपी में शून्य हो या हो सकता है ना हो, लेकिन इतना तय है कि इस प्रकार की एपीज में देयर विल बी इन्फिनिटली मेनी नेगेटिव टर्म्स। तो इस प्रश्न में आपको इस एपी का पहला ऋणात्मक पद पता करना है, जिसका ए और डी आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है, 121 और -4। चलो मान लेते हैं कि इस एपी का nth टर्म 0 है। अब अगर n नेचुरल नंबर आ गया तो वाकई में 0 इस एपी का हिस्सा होगा, अदरवाइज विल सी। लेट अस assume, let if possible, nth term is 0. In that case a plus n minus 1d is equal to 0. a और d आपको ज्ञात है, n एकमात्र अननोन वेरिएबल है जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 31.25। Now clearly n is not a natural number, therefore AP does not contain 0 as its term. इस श्रेणी में शून्य शामिल नहीं होगा, क्योंकि nवें पद को शून्य रखने पर n की वैल्यू जो है वो एक नेचुरल नंबर नहीं आ रही है। इस बारे में हम लोग जब थ्योरी पार्ट पढ़ रहे थे तब डिस्कस कर चुके थे कि एपी में n सदैव एक प्राकृतिक संख्या होता है। नेचुरल नंबर्स आर दोज इंटीजर विच आर ग्रेटर और इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे n आ गया 31.25, तो उसका क्या करें। लेट अस नाउ नोट दैट 31.25 lies between natural numbers 31 and 32. So we will test both terms, 31st term and 32nd term. 31st term आपने टेस्ट किया, वो आ गया 1, 121 + 30 × -4, और 32वां पद जांचा तो वो आ गया -3। क्लियरली इसका इस श्रेणी का तीसवां टर्म 1 है,
31वां टर्म 1 है और 32वां टर्म है -3। तो -3 वो टर्म है जो इमीडिएटली आफ्टर 1 आ रहा है। नोट दैट द टर्म -3 कम्स इमीडिएटली आफ्टर 1 टर्म 1, देयरफॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज -3। लॉजिकली ये पहली बार है कि किसी पॉजिटिव संख्या के बाद एक नेगेटिव संख्या आ रही है, वो 32वें क्रमांक पे ऐसा हो रहा है, अर्थात 32वां पद इस श्रेणी का पहला ऋणात्मक पद होगा। नोट दैट द टर्म -3 comes immediately after term 1, thus the first negative term is -3, which is 32nd term. This is answer. Next question is, sum of third and seventh term is 6 and their product is 8. Find the sum of first 16 terms of AP. अच्छा, ये एक्सरसाइज जो है इसमें लिखा है नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मैं कहूँगा कि आपको सभी कुछ पढ़ना चाहिए, विशेष रूप से यदि आपको आगे प्रतियोगी परीक्षाएं देने का मन है तो आपके लिए कुछ भी वैकल्पिक या छोड़ने योग्य नहीं है। पूरी पुस्तक को आपको कवर टू कवर पढ़ना है। सभी प्रश्न मैं करा रहा हूँ इसी उद्देश्य से, और इस एक्सरसाइज में थोड़े से जटिल प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन आप इन्हें करें, आपकी लर्निंग के लिए बहुत लाभप्रद साबित होगी ये कठिन क्वेश्चनों वाली एक्सरसाइज भी। Sum of third and seventh term is 6 and their product is 8. Find sum of first 16 terms of the AP. अभी तक के प्रश्नों में आपको टर्म्स का प्रोडक्ट नहीं देखने मिला था। आपने जो भी सवाल किए हैं या सॉल्व एग्जाम्पल किए हैं उसमें टर्म्स का प्रोडक्ट की बात कहीं नहीं आई थी, लेकिन ठीक है, ये भी संभव है एक सिनारियो। तो लेट अस सी हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तीसरा और सातवां पदों का योगफल 6 है और तीसरा टर्म होता है a प्लस 2d, सातवां होगा a प्लस 6d विच इज 6। यहाँ से 2a प्लस 8d 6 आ गया या a प्लस 4d 3 आ गया। ये पहली समीकरण बन गई a और d की। a और d इस श्रेणी में अज्ञात हैं, a और d मिल जाएंगे फिर तो आप सब कुछ पता कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स की बात हो रही है। अब इन्हीं दो बीजगणितीय व्यंजकों का योग मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, विल सी। a3 इंटू a7 हो गया 8 जैसा कि दिया है, अर्थात a प्लस 2d टाइम्स a प्लस 6d इज 8। नाउ यू गेट a स्क्वायर प्लस 8ad प्लस 12d स्क्वायर इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये दो समीकरण हैं जिनमें दो अज्ञात राशियां हैं a और d। आपको a और d का मान निकालना है। तो पहले इक्वेशन से a की वैल्यू 3 माइनस 4d है, इसे आप सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दें। पुट a इक्वल टू a माइनस 3 माइनस 4d फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इनटू सेकेंड इक्वेशन, यू विल गेट पॉलिनोमियल इन d लेफ्ट हैंड साइड विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन d। d इज एन अननोन वेरिएबल। इस क्वाड्रेटिक को जब आप सॉल्व करेंगे तो d की दो वैल्यू आएंगी, दो रियल रूट्स आएंगे, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, एंड करस्पॉन्डिंगली हाफ के साथ a की वैल्यू आएगी 1 और माइनस हाफ के साथ a की वैल्यू आएगी 5, क्योंकि हम जानते हैं a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d। तो जब 3 में माइनस 4 में d की जगह हाफ रखेंगे तो a आ जाएगा +1, और जब d की जगह माइनस हाफ रखेंगे तो आ जाएगा +5 a की वैल्यू। तो आपको a और d के दो जोड़े मिल गए और उसके सापेक्ष आपको दो APs मिल जाएंगी जो किस प्रकार हैं। 2 APs आर AP1 वेयर a इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू हाफ। हम देख चुके हैं कि किसी भी AP को उसका इनिशियल टर्म और कॉमन डिफरेंस डिफाइनिंग फीचर होते हैं, वही उसको डिस्क्राइब करते हैं पूरी तरह कंप्लीटली। फर्स्ट AP में थर्ड और सेवेंथ टर्म्स आर 2 एंड 4 जिनका सम 6 है और प्रोडक्ट 8 है, अर्थात हमने जो सवाल की कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हमारा आंसर भी वेरीफाई हो जाता है कि वो सही है। जो हमने हल करके प्राप्त किया है वो AP इसी प्रकार की है कि तीसरा और सातवां पद टोटल 6 और प्रोडक्ट 8 देते हैं। इसी प्रकार सेकेंड AP में जिसका पहला पद 5 और कॉमन डिफरेंस माइनस हाफ है, उसका भी तीसरा और सातवां पद 4 और 2 हैं, पलट गए बस, तो उनका भी सम 6 है और प्रोडक्ट 8 है, जो कि सवाल में दी गई कंडीशन के मुताबिक है। अर्थात हमारी ये दोनों AP जो हमने निकाली हैं वो सही हैं। अब क्या करना है, फॉर फर्स्ट AP सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म इज, आपको पहली AP में A और D सब पता है तो 16 पदों का योगफल निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये 76 आ जाएगा S16 के फॉर्मूले से, जो कि हमने मेन चैप्टर में पढ़ा था।
और उसी प्रकार आप दूसरी एपी के भी 16 पदों का योगफल निकाल सकते हैं। डू इट योरसेल्फ, आप खुद से करें। यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी का एक ब्यूटीफुल सिंथेसिस, एक ब्यूटीफुल फ्यूजन देखने को मिला। तो जो कुछ पहले पढ़ रहे हैं वो आगे उत्तरोत्तर काम आता चलेगा, इसलिए उसको भी रिवाइज करें। और ये मत सोचें कि ये सवाल इसमें क्वाड्रेटिक आ गया तो कैसे कैसे करेंगे। सवाल एक्चुअली ऐसे ही आएंगे, विशेष रूप से अगली कक्षाओं में, कक्षा 11 में। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो शायद ही कोई प्रश्न ऐसा होता है जो सिर्फ एक ही चैप्टर से होता हो। वहाँ 2-3 चैप्टर्स का घालमेल हमेशा रहता है, तभी वो सवाल उच्च कोटि के बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 श्रेणियाँ मिली और आपको उनके सम निकालने का जो प्रश्न दिया गया वो आपने हल कर लिया। अगला प्रश्न है, ए लैडर हैज rungs 25 centimeter apart. The rungs decrease uniformly in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. If top and bottom rungs are 2.5 meter apart, what is the length of wood required for the rungs? पहले तो इस सवाल की डायनेमिक्स को या इस जो सिनेरियो को डिस्क्राइब किया गया उसको समझें और उसके लिए ज़रा 2 मिनट चुप रहकर सिर्फ इस चित्र को देखें। पहला चरण है, शांति से इस चित्र को का अवलोकन करें। स्टेप 1 इज क्लोजली ऑब्जर्व द डायग्राम, जो कि कहता है कि ये सीढ़ी है और इसके दोनों लेग्स ऊपर कन्वर्ज हो रहे हैं या समीप आ रहे हैं। उसके चलते इसके बीच के जो स्टेप्स या रंग्स हैं उनकी लेंथ छोटी होती जा रही है। सवाल में दी गई कंडीशन के अनुसार वो लेंथ में जो डिक्रीज है वो यूनिफॉर्म डिक्रीज है। और जब भी कहीं बात यूनिफॉर्म डिक्रीज या यूनिफॉर्म इंक्रीज की होती है तो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखते हैं। और वो कुछ इस प्रकार है कि पहला रंग 45 सेंटीमीटर का है और अंतिम 25 सेंटीमीटर का है, और दोनों के बीच की जो फासला है वो 2.5 मीटर है, और 2 क्रमागत रंग्स के बीच की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे यदि आपको ये पता लग जाए कि कितने रंग्स हैं तो आप इस एपी का टोटल कर सकते हैं, वही रंग्स की टोटल लेंथ हो जाएगी। आपको कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स यदि पता हो, आपको पहला पद पता है, आखिरी पता है, यदि n पता लग जाए तो a प्लस एल बाई 2 इंटू एन से भी आप सम निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक श्रेणी बन रही है एपी, जिसका पहला टर्म है 45, अंतिम टर्म है 25, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स आपको नहीं पता है। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए आप इस मेजरमेंट पे ध्यान दें। 2.5 मीटर के अंदर ये सारे ही स्पेसिंग्स जो हैं वो समाहित हैं, और एक स्पेसिंग लेती है 25 सेंटीमीटर। स्पेसिंग मतलब 2 कंसेक्यूटिव रंग्स के बीच की स्पेस को मैं स्पेसिंग कह रहा हूँ। 1 स्पेसिंग या 1 गैप 25 सेंटीमीटर का है तो टोटल कितने गैप्स शामिल हैं? 2.5 मीटर बाई 25 प्लस 1, रंग्स की संख्या आ जाएगी नंबर ऑफ गैप्स प्लस 1, क्योंकि एक गैप के एंड में 2 रंग्स आते हैं, 2 गैप में 3 रंग्स यूज होते हैं, तो n गैप्स में n प्लस 1 रंग्स यूज होंगे। तो यदि आपको गैप्स की संख्या मिल जाए तो उसमें एक जोड़कर आप रंग्स की संख्या निकाल सकते हैं। यहाँ पे काउंटिंग बहुत ही सावधानी से करनी है। लेंथ ऑफ रंग्स is an AP with A is equal to L, A is equal to 45 and L is equal to 25, which is the decreasing bottom to top. Number of rungs, total spacing by spacing between 2 consecutive rungs plus 1. 1 इसलिए क्योंकि एक स्पेसिंग में 2 रंग्स कंज्यूम होते हैं, 2 स्पेसिंग में 3 रंग्स कंज्यूम होते हैं, 3 स्पेसिंग में 4 रंग्स कंज्यूम होते हैं। तो जितनी स्पेसिंग्स होंगी उससे एक अधिक रंग्स की संख्या आती है। मैंने पहले बताया था कि एपी में कई बार आपको कॉशन फॉर काउंटिंग करना पड़ेगा। अगर आप इस 1 को नहीं लेंगे तो आपका उत्तर गलत आ जाएगा, इसलिए गिनती के समय गलती बिल्कुल ना करें। एपी में आपको टर्म्स कितने आने हैं उसकी काउंटिंग बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, बहुत ध्यान से, मेटिकुलसली, नहीं तो गलती हो सकती है। n है नंबर ऑफ रंग्स विच इज इक्वल टू टोटल स्पेसिंग बाई स्पेसिंग बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रंग्स प्लस 1। टोटल स्पेसिंग है 250 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर, और कंसेक्यूटिव रंग्स के बीच की स्पेसिंग 25 सेंटीमीटर है प्लस 1, तो n दैट इज नंबर ऑफ रंग्स आ गया 11। अब बहुत आसान है, आपको एपी की टोटल निकालने के लिए s इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए प्लस एल कर सकते हैं, जहाँ पर a है 45, l है लास्ट टर्म 25, n आपने 11 अभी भी निकाला। इस फॉर्मूले से आप टोटल लेंथ का से वो कितनी वुड चाहिए है उतनी लेंथ आ जाएगी। ओके, क्वेश्चन 4 देखते हैं।
सवाल नंबर 4 बहुत इंटरेस्टिंग है। द हाउसेज ऑफ ए रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49. शो दैट देर इज अ वैल्यू ऑफ x such that sum of numbers of houses preceding the house number x is equal to sum of number of houses following it. Find this value of x. मकानों पे नंबर लिखा है 1 से लेकर 49 तक, तो आपको दिखाना है इस क्रम में, इस श्रेणी में, जो 1 से लेकर 49 तक नेचुरल नंबर्स की श्रेणी है, कोई एक नंबर ऐसा होगा कि उसके पहले के सभी पदों का योगफल और उसके बाद के सभी पदों या सभी नेचुरल नंबर्स का योगफल बराबर आएगा। तो वी हैव टू कंसीडर AP 1 to 49, 1 से 49 तक आने वाले नेचुरल नंबर्स की श्रेणी को हमको कंसीडर करना पड़ेगा। और ध्यान से देखें, वो x हमको नहीं पता है, वही ज्ञात करना है, फाइंड दिस वैल्यू ऑफ x। लेकिन वो कुछ इस तरह है कि 1 से लेकर x माइनस 1, x के पहले x माइनस 1 ही आएगा और x के बाद x प्लस 1 आएगा, और ये संख्याएं 1 से लेकर 49 तक की सभी नेचुरल नंबर्स को लिस्ट किया गया है, जो कि क्लियरली एक AP है, जिसका इनिशियल टर्म a है, कॉमन डिफरेंस 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 49 है, d 1 है। ठीक है, हमको ये x नहीं पता, लेकिन इस x की विशेषता ये है कि इस AP को दो बराबर सम वाले पार्ट्स में बांट देता है, x को एक्सक्लूड करके। तो x के पहले की संख्याओं का योगफल, जिसको मैंने येलो से दर्शाया है, और x के बाद की संख्याओं का योगफल x प्लस 1 से लेकर 49 तक होगा, जिसको मैंने ग्रीन से दर्शाया है, इनका टोटल बराबर है। सो इसको हम इक्वेशन का रूप कैसे देंगे? सम ऑफ टर्म्स बिफोर x इज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स आफ्टर x, ये सवाल में दी गई कंडीशन है। सम ऑफ येलो पार्ट इज इक्वल टू सम ऑफ ग्रीन पार्ट, क्लियरली 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 x माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 डॉट 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 48 49। ध्यान दें, इस इक्वेशन में x को छोड़ दिया गया है, क्योंकि सम जो है इन दो पार्ट्स का बराबर होना है, x को एक्सक्लूड किया गया है। तो येलो पार्ट का सम हो गया 1 से लेकर x माइनस 1 तक का टोटल, और ग्रीन पार्ट का सम हो गया x प्लस 1 से लेकर 49 तक का टोटल। हमको x की वैल्यू पता करनी है। अब ध्यान दें, सम ऑफ येलो पार्ट, सम ऑफ फर्स्ट x माइनस 1 नेचुरल नंबर्स विच इज x इंटू एक्स माइनस 1 बाई 2। हमने ये फॉर्मूला भी देखा था कि n नेचुरल नंबर्स का टोटल n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 होता है, और यदि इसकी जगह हम n की जगह x माइनस 1 रख दें तो ये टोटल आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 बाई 2। टेक्स्ट बुक में हमने फॉर्मूला देखा था। नाउ टोटल ऑफ ऑल टर्म्स कितना होगा? इस पूरी श्रेणी का योगफल होगा फर्स्ट 49 नेचुरल नंबर्स का टोटल, सम ऑफ फर्स्ट 49 नेचुरल नंबर्स, जो कि हो जाएगा 1225, 1225। आपको ध्यान होगा, हमने किताब में, हमने टेक्स्ट बुक के चैप्टर में किया था, 1 से लेकर 100 तक की नेचुरल नंबर्स का टोटल होता है 5050, वो नंबर आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर टोटल ऑफ ऑल टर्म्स मतलब जितने भी मकान हैं उनके नंबरों का टोटल, या इस श्रेणी का टोटल 1 से लेकर 49 तक की फाइनाइट AP है जो नेचुरल नंबर्स की, इसका x की वैल्यू कुछ भी हो, इसका टोटल x पे डिपेंड नहीं करेगा, और ये होगा सिंपली 1225। नाउ सम ऑफ ग्रीन पार्ट इज टोटल ऑफ ऑल टर्म्स माइनस 1 से लेकर x तक। ये बहुत ही क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है, बड़ा स्मार्ट ऑब्जर्वेशन है। सम ऑफ ग्रीन पार्ट इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल AP माइनस 1 से लेकर x तक। क्लियर है? 1 से लेकर x तक में जब x प्लस 1 से आगे के नंबर जोड़ेंगे तो हमको पूरी श्रेणी का टोटल मिल जाएगा। सम ऑफ ग्रीन पार्ट इज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल टर्म्स माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 x। टोटल ऑफ ऑल टर्म्स है 1225, माइनस ये हो गया 1 से लेकर x तक नेचुरल नंबर्स का टोटल, विच इज x इंटू एक्स प्लस 1 बाई 2। तो ये सम ऑफ ग्रीन पार्ट आ गया 1225 माइनस x टाइम्स x प्लस 1 बाई 2। ये आ गया सम ऑफ ग्रीन पार्ट, और ऊपर हमने निकाला सम ऑफ येलो पार्ट, x इंटू एक्स माइनस 1 बाई 2। अब सवाल में दी गई शर्त के अनुसार सम ऑफ येलो पार्ट इज इक्वल टू सम ऑफ ग्रीन पार्ट है, तो आपको x की एक इक्वेशन मिलेगी,
फॉर सम एक्स विच शुड बी ए नेचुरल नंबर लेसर देन 49, ऑब्वियसली एक्स चूंकि श्रेणी का ही पार्ट है तो एक्स को एक नेचुरल नंबर होना पड़ेगा और 49 से छोटा होना चाहिए। ये एट अ फर्स्ट ग्लांस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, लेकिन इसको आप हल करेंगे तो बहुत आसानी से आप प्राप्त कर लेंगे कि x की वैल्यू आ रही 35, अ नेचुरल नंबर लेस देन 49। दिस इज योर आंसर। नाउ यू कैन वेरीफाई दैट वेदर सम ऑफ नंबर्स 1 से लेकर 34 तक इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स 36 से लेकर 49 तक। वी टेस्ट इट। सम ऑफ नंबर्स 1 to 34 इज इक्वल टू 595 एंड सम ऑफ नंबर 36 to 49 दोनों ही एपीज हैं, दोनों का टोटल करके आप निकालें तो आप पाएंगे 595 आता है। सो यहाँ से वेरिफिकेशन हो गया कि हमने जो x इक्वल टू 35 निकाला है वो सही है, वही x की अभीष्ट वैल्यू है जो सवाल में पूछी गई है। 35 वो संख्या है जो इस श्रेणी को दो बराबर वाले सम के पार्ट्स में बांटती है, अर्थात 1 से लेकर 34 तक की संख्याओं का योगफल 36 से लेकर 49 तक की संख्याओं की योगफल के बराबर है, विच इज 595। तो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज, फाइंड x क्वेश्चन में था, दिस वैल्यू इज 35। दिस वे यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये एक अच्छा सवाल था जिसको हमने हल किया। अब थोड़ी इसमें और एनालिसिस कर ली जाए कि इस सवाल से और क्या हम सीख सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल वे ऑफ लर्निंग जो आपके लिए आईआईटी, ओलंपियाड या भविष्य में कभी कैट, यूपीएससी जो बच्चे देना चाहते हैं उनके लिए काम आ सकता है। ध्यान दें, ये वो श्रेणी है जिसमें x की वैल्यू 35 है, तो पहले के पार्ट का टोटल 595 है और बाद के पार्ट का टोटल भी 595 है। तो सवाल ये उठता है, अब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि टर्म x विच इज 35 इन दिस केस divides the AP in two parts which have equal sums, in this case 595। तो ऐसा लग रहा है कि इस x ने इस AP को दो भागों में काट के बराबर कर दिया। लेट्स कॉल x बाइसेक्टर टर्म ऑफ दिस AP। चलो इसको हम बाइसेक्टर टर्म का नाम दे दें। ज्योमेट्री में बाइसेक्टर वो रेखा होती है जो किसी रेखाखंड को दो भागों में बांटती है या किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ पे चलो अपनी रिसर्च के लिए, अपनी थोड़ी विश्लेषण के लिए हम इस टर्म को, इस एपी का बाइसेक्टर कह देते हैं। बाइसेक्टर वो पद हुआ जो इस प्रकार एपी को बांटता है कि उसके पहले के पदों का योगफल और बाद के पदों का योगफल बराबर आता है। तो हमने अपने समझने के लिए, अपने विश्लेषण के लिए बाइसेक्टर टर्म नाम दे दिया। ऐसा कोई नाम होता नहीं है, किसी पुस्तक में आपको ये टर्म नहीं मिलेगा, बस ये समझने के लिए है। जैसा कि इस क्लास का उद्देश्य होता है एक्सपेरिमेंटली चीज़ों से और बातें समझी जाएं, कंसेप्ट को गहराई से दिमाग में बैठाया जाए, तो प्रश्न उठता है कि डज एवरी एपी ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 to n हैज़ ए बाइसेक्टर टर्म इन इट। ये सवाल है हमारे सामने। अब ये प्रश्न चूंकि हमने अपने विश्लेषण के लिए खुद ही उत्पन्न किया है, तो क्यूरियोसिटी है कि डज एवरी एपी ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 to n हैज़ ए बाइसेक्टर टर्म इन इट। अर्थात यहाँ पे 49 की जगह 1 से लेकर 65 तक यदि मकान होते तो क्या हमको ऐसा कोई x मिलता, या 1 से लेकर 20 तक मकान होते। इस प्रश्न में 1 से लेकर 49 तक के मकान दिए हैं, लेकिन यदि उन मकानों की संख्या 49 ना होकर 31 होती या 99 होती या 80 होती तो क्या हमको बाइसेक्टर टर्म मिलता? क्या ऐसा हर एपी में होता है? तो इसका आंसर है कि ऐसा नहीं होता है। आंसर इज नो, ऐसा हर एपी में नहीं होता है। और खूबसूरती वाली बात यह है, For natural numbers under 100, only 2 APs have a bisector term। पहली AP है 1 से लेकर 8 तक की, जिसमें बाइसेक्टर टर्म होता है 6, और दूसरी AP तो वही है जो आप ये आपने प्रश्न किया है 1 से लेकर 49 वाली, इसका बाइसेक्टर टर्म है 35। For natural numbers under 100, only 2 APs have a bisector terms। 1 से लेकर 8 तक की श्रेणी में बाइसेक्टर टर्म 6 है, अर्थात 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का योगफल 6 के बाद 7 और 8 का योगफल बराबर आता है। 7 + 8 हो गया 15 और 1 + 2 + 3 + 4 + 5 भी हो गया 15। तो 6 वो पद है जो 1 से लेकर 8 तक की श्रेणी को दो बराबर योगफल वाले भागों में बांटता है, एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ। 1 to 5 टोटल देते हैं 15, 7 to 8 टोटल देते हैं 15। तो अगर हमारी जो कौतूहल वाली बात उठी थी
कि डज एवरी एपी ऑफ नेचुरल नंबर्स हैज़ अ बाइसेक्टर टर्म इन इट, आंसर इज नो। ये आपने टेस्ट किया। अब ऐसा क्यों होता है इस पर आप थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हैं, खुद से आप रिसर्च कर सकते हैं। जिन बच्चों के अंदर रिसर्च वाला एप्टीट्यूड है तो उसको प्रेरित करना या उसको हवा देना भी इस चैनल का एक उद्देश्य है। तो दिस एनालिसिस यू शुड डू योरसेल्फ, इससे कभी हम आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में एपी सीरीज का प्रयोग, एप्लीकेशन। A small terrace at a football ground comprises of 15 steps, each of which is 50 meters long and built of solid concrete. Each step has a rise of 1/4 meter and a tread of 1/2 meter. Calculate the total volume of concrete required to build the terrace. ऐसा एक स्लैब है जिसमें स्टेयर केसेस हैं, जिनकी राइज स्टेयर केसेस की जो हाइट होती है इंडिविजुअल केस की हाइट और उनकी डेप्थ बराबर है, 1/4 हाइट है एवरी स्टेप की और 1/2 मीटर का ट्रेड दिया गया है। और सभी स्टेप्स की चौड़ाई जो विड्थ है, जो पेपर के अंदर जाने वाली डायमेंशन है, जो थर्ड डायमेंशन है, वो 50 मीटर है। तो आपको इस पूरे स्लैब का जो कंक्रीट से बना है उसका वॉल्यूम निकालना है। यहाँ पे आपको एक एक स्टेप का वॉल्यूम निकाल के जोड़ना है और आपको एक एपी प्राप्त होगी। तो वो कार्य करने से पहले थोड़ा एक बार इस चित्र को ध्यान से देखें। फ्रंट व्यू, इस स्टेयर केस को यदि सामने से देखेंगे तो आपको सीढ़ियां कुछ इस तरह की नजर आएंगी। प्रत्येक स्टेप 50 मीटर वाइड है और उसकी जो हाइट है वो हो गई सवाल में दी गई वैल्यू के बराबर, राइज ऑफ 1/4 मीटर एंड ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर। तो यदि वर्टिकली इनको डिवाइड किया जाए तो आपको अलग अलग ऊंचाई के पतले पतले स्लैब्स भी नजर आएंगे। अगर हर स्टेप को काट के वर्टिकल सेक्शन लेके अलग किया जाए तो आपको बहुत सारे अलग अलग वर्टिकल कॉलम या वर्टिकल स्लैब्स या क्यूबॉइड्स नजर आएंगे। नोट दैट स्टेप्स आर क्यूबॉइड शेप्ड विद फिक्स विड्थ ऑफ 50 मीटर एंड डेप्थ ऑफ 0.5 मीटर एंड वेरिएबल हाइट्स ऑफ 0.25, 0.5, 0.75 मीटर्स। इन्हीं से मिलकर ये कंबाइंड कंक्रीट का स्लैब बनेगा जिसके कंपोनेंट स्टेप्स, नोट दैट द स्टेप्स आर क्यूबॉइड, घनाभ कहते हैं हिंदी में, क्यूबॉइड शेप्ड विथ फिक्स्ड विड्थ। सबकी चौड़ाई तो 50 मीटर है और डेप्थ भी 50 मीटर है, 0.5 मीटर है, लेकिन इनकी हाइट वेरी कर रही है। और वो हाइट किस तरह वेरी कर रही है, 0.25, 0.5, 0.75, क्योंकि एवरी स्टेप हैज़ अ राइज ऑफ क्वार्टर मीटर, ये सवाल में दिया हुआ है। एवरी स्टेप हैज़ अ राइज ऑफ 0.25 मीटर। तो हर स्टेप जब 0.25 बढ़ता जाएगा तो सक्सेसिवली इन कॉलम्स की हाइट 0.25, 0.5, 0.75 मीटर होती जाएगी और यहीं पे आपको एक एपी नज़र आ जानी चाहिए। अगर पहले स्टेप का वॉल्यूम निकालें जिसकी हाइट 0.25 है और विड्थ 0.5 है और विड्थ 50 है और इसका ट्रेड 0.5 है, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा 0.25 इंटू 25। अभी इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। स्टेप 2 का वॉल्यूम आएगा 0.5 इंटू 0.50 इंटू 50। ये 0.25 बढ़ के नीचे हो गया 0.50 और बाकी दो वैल्यूज कांस्टेंट हैं, 0.50 इंटू 50, 0.50 इंटू 50। तो स्टेप 2 का वॉल्यूम आ गया 0.50 इंटू 25। 25 सेम है, 25 इज बेसिकली इसके जो कांस्टेंट डायमेंशन है वो हैं और 0.25, 0.50 इसके वेरिएबल या एपी सीरीज देने वाले डायमेंशन जो कि हाइट है वो है। ध्यान दें दोनों स्लैब्स की हाइट में वेरिएशन मैंने दिया है। तीसरे स्टेप की वॉल्यूम हो जाएगी जो थोड़ा सा और ऊंचा है, हाइट 0.75 है, तो 0.75 इंटू 0.50 इंटू 50, ये हो जाएगी 0.75 इंटू 25। इन तीनों स्टेप्स में केवल हाइट का फर्क है, इनकी विड्थ और ट्रेड सेम है, तो अकॉर्डिंगली इनका वॉल्यूम भी एक कंटिन्यूस चेंज में ही बढ़ेगा और वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप हो जाएगा 0.25 इंटू 0.5 इंटू 50, दैट इज 0.25 इंटू 25। वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्टेप हो जाएगा 0.50 इंटू 25 और इसी प्रकार वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्टेप। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल स्टेप्स। तो जब आप जोड़ के 25 कॉमन लेंगे तो आपको एक ये ब्लू कलर से एपी नज़र आएगी।
इसको आपको 15 टर्म्स तक जोड़ना है और वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट हो जाएगा S इंटू 25, वेयर S इज सम ऑफ दिस AP, S इज सम ऑफ दिस AP, सम ऑफ AP फॉर 15 टर्म्स, जिसका A आपको पता है 0.25, D आपको पता है 0.25, इसको जोड़ के 25 से गुणा कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आपको इस प्रकार मिल जाएगा। दिस विल बी द आंसर। ये क्लास यहाँ ख़त्म होता है और हमने कई सारे क्वेश्चंस किए हैं। अब पार्ट 3 समरी का बचा है, जो अंतिम पार्ट है इस क्लास का, इस चैप्टर का। वी विल डू इट लेटर। इसमें हम कुछ और कंसेप्ट समझेंगे और AP की कुछ और एप्लीकेशंस वेरियस फील्ड्स में, साइंस में, इकोनॉमिक्स में कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, वो सब भी देखेंगे। ओके, दिस क्लास इज़ ओवर।